Yes, according to Gauss theorem, you know कि phi E equals Q by epsilon. ठीक है? If negative charge is kept inside the closed surface, then phi equals, suppose negative charge is kept over here, then electric flux phi E equals minus Q by, yes, and if that charge is enclosed in a medium, then phi E equals Q by epsilon only. Q by epsilon, तब epsilon नॉट नहीं आएगा, Q by epsilon. ठीक है? अच्छा, अब कुछ खास बातें जरा गॉस थ्योरम में. यहाँ पे Q है ना, अगर कई चार्जेस हैं Q1 प्लस Q2 Q3 सबको जोड़ Q नेट, माइनस Q है. तो अगर मानो कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, और चार्ज बाहर है, यस, तो ये जो सरफेस है ना, ये कितना एंगल, सॉलिड एंगल यहाँ सबटेंड करेगा d ओमेगा, और चार्ज बाहर रखा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ds बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, इस यहाँ पर. और इस जगह जो एरिया वेक्टर है ये ds डैश, ये भी बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0, सॉलिड एंगल. ठीक है? तो अब ये सरफेस 1 और सरफेस 2, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू दिस सरफेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E डॉट ds, या वो सॉलिड एंगल वाला एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा, बट माइनस किया था ना डेरिवेशन छोटे सेगमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटे सेगमेंट के लिए d phi E कितना आया था, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा, और यहाँ के लिए कितना था, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा. क्यों, सॉलिड एंगल तो सेम. ठीक है? ऐसे ही जब इन दो सेगमेंट्स के लिए टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कहीं के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0. इस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है अगर चार्ज कहाँ रखा है, बाहर. अगर चार्ज कहाँ रखा है, देखो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे सेगमेंट का कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा, क्योंकि एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है इसलिए माइनस, और इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा टोटल 0. वैसे भी देख लो कि जितनी लाइंस सरफेस से एंटर कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स 0. ठीक है ना, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स 0. एक चीज और कि जो इलेक्ट्रिक लाइन, ये जो गॉस थ्योरम है ना, ये मोस्टली किसके लिए है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. और चार्ज भी कैसा हो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मींस देयर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे लाइन में हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सरफेस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए ये गॉस थ्योरम ज्यादा सही. ठीक है ना, उसके लिए गॉस थ्योरम सही. अच्छा भाई, वैसे भी हर कॉन्सेप्ट, हर रूल, हर चीज का अपना अपना एक अपनी अपनी एक लिमिट होती है, उसी लिमिट तक वो कॉन्सेप्ट, वो चीज सही होती है. अच्छा देखो, बात समझ आई ना. अब देखो, एक आता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस.
सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्या है गॉसियन सरफेस? हाँ, हमने बोला था ना कल, ये क्लोज्ड सरफेस है कि नहीं? ये क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। पहली चीज तो ये सरफेस क्या होती है? क्लोज्ड होती है। और इमेजिनरी, क्लोज्ड और इमेजिनरी सरफेस, ठीक है ना? अच्छा, और ये जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल होती है। ये जो गॉसियन सरफेस है ना, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिकल होता है। जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या है कि सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना? अच्छा, मीन्स जो ये गॉसियन सरफेस है ना, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिकल है, ठीक है ना? और जिस पॉइंट पे द पॉइंट on which electric field is to be calculated, point on which the electric field is to be calculated, yes, must be lying always on this surface, on ये this Gaussian surface, ठीक है ना? और जो फोर्थ पॉइंट ये है कि the charge due to which ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन due to which electric field is to be calculated, हाँ, ठीक है ना? अच्छा, the charge distribution due to which electric field is to be calculated must lie inside the Gaussian surface, और फिफ्थ पॉइंट क्या है? no discrete charge must lie on the Gaussian surface, ठीक है ना? कोई डिस्क्रीट चार्ज गॉसियन सरफेस पर नहीं पड़ना है। क्यों? अगर कोई डिस्क्रीट चार्ज गॉसियन सरफेस पर आएगा तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, वो डिफाइंड है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नहीं है? डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो आ सकता है, तो फिर गॉसियन सरफेस पे, हाँ, बट सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, symmetrical charge distribution, yes, the charge may lie on this Gaussian surface. इसका मतलब क्या है कि ये गॉसियन सरफेस से क्लोज है, इमेजिनरी सरफेस है, और ये मोस्टली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल है। और जिस मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जहां पे निकालना है वो पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए, और गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना? गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट का मीन्स
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड on Gaussian surface must be well defined. क्या होना चाहिए? Gaussian surface के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो Gaussian surface के अंदर होना चाहिए, और कोई डिस्क्रीट चार्ज, कोई भी डिस्क्रीट चार्ज गॉसियन सरफेस पर नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर कोई मींस सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो मतलब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो वो गॉसियन सरफेस पर, ठीक है ना, बात समझ में आई। हम लोग इसमें स्फीयर लेंगे और वो लेंगे, सिलिंड्रिकल लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग डिस्क नहीं लेंगे, स्क्वायर नहीं लेंगे, रेक्टेंगल नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं बनाती, ये स्पेस नहीं इनक्लोज करती। ये क्या नहीं करती? एक स्पेस नहीं इनक्लोज करती। अब देखो जरा, सी देखो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए? हाँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, पहला तो क्या, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सी नंबर वन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? जैसे चार्ज काहे पे है, एक चार्ज किस पे है, एक लाइन पे। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? चार्ज कहाँ पे है? एक लाइन पे है, ऐसे। ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसमें एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक टर्म हम लोग यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इक्वल्स चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, Q अपॉन लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Q अपॉन चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस Q अपॉन L, और इसकी जो यूनिट लिखते हैं कूलम पर। बात समझ आई ना, कूलम पर मीटर। अच्छा, और दूसरा एक होता है सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक चार्ज ऑन अ शीट, चार्ज ऑन अ शीट। सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? चार्ज ऑन अ शीट या चार्ज ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या आएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया ऑफ सरफेस, टोटल एरिया ऑफ सरफेस। इसको हम लिखते हैं सिग्मा से, और क्या लिखेंगे? Q अपॉन ए, और इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो, यूनिट होगी क्या? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अब थर्ड वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज कहाँ बटा हो, वॉल्यूम में। ऐसा होता है बैड कंडक्टिंग मटेरियल के केस में, जैसे प्लास्टिक का गोला स्फीयर ले ले, कांच का स्फीयर ले ले, और इसे यूनिफॉर्म चार्ज दे, ठीक है ना। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होगा ना, तो फिर कहीं इधर, तो फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, फिर वो जब वॉल्यूम डेंसिटी निकालोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जब निकालोगे तो फिर सही नहीं आएगी, फिर एवरेज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या है, अब ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या चीज है, मीन्स चार्ज ऑन, यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन यूनिट एरिया सरफेस, और इसमें क्या होगा, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, यूनिट वॉल्यूम ऑफ। भाई कंडक्टर में तो वॉल्यूम में चार्ज होता नहीं, क्यों, जो जितने भी कंडक्टर है ना, उनको जो भी चार्ज आप देते हो, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है सरफेस पर, उनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। इसीलिए जब कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक शील्डिंग। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। अगर हम अपने आप को एक कंडक्टिंग मटेरियल के बॉक्स में बंद कर लें, ठीक है, और उस बॉक्स में बाहर से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करे तो हमें शॉक नहीं लगता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, इसे लिखते हैं रो से, तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन V, और इसकी जो यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब। इन तीनों टर्म्स को हम लोग यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी यूज करेंगे, सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी यूज करेंगे। अब देखो हम लोग करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। देखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, क्या एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। नंबर 1, to find electric field due to a charged spherical conductor. What? हमको क्या निकालना है, to find electric field due to a charged spherical conductor. कहां पर, केस 1, at any point outside the conductor, at any point outside the means thin spherical conductor। हमने जो कंडक्टर लिया वो कैसा लिया, हाँ, थिन स्फेरिकल, थिन स्फेरिकल कंडक्टर, गॉट इट ना, थिन स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक। नाउ से यस, नाउ at any point outside the thin spherical conductor, एक डायग्राम बनाते हैं। मानो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है प्लस Q, कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो जो आप चार्ज इसे दोगे ना, हाँ, तो वो सब कहाँ बढ़ जाएगा, इसकी सरफेस पर, वो चार्ज कहाँ बढ़ जाएगा, इसके सरफेस, ठीक है ना, वो चार्ज कहाँ बढ़ जाएगा, इसके सरफेस पर।
प्लस क्यू हमने सेंटर पे क्यों लिख दिया, इसका रीजन है अभी बताते हैं। अब ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और हमें इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, मीन्स जो स्मॉल आर है ना वो ग्रेटर देन कैपिटल आर, एक पॉइंट है पी जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी का उसका फॉर्मूला निकालना है। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो सीधे सीधे हम कूलम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला E = 1/4πε0 Q/r² निकाल देते, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, इस r को इस स्फीयर की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अगर गॉस थ्योरम नहीं यूज करें तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, झंझट है, बायो के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने काम किया गॉसियन सरफेस की। अब स्फीयर के सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कैसी होगी, वो भी स्फीयर होगी ना। आर रेडियस का हमने स्फीयर ले लिया, उसका भी सेंटर वही है जो इस स्फीयर का सेंटर। आर रेडियस का हमने स्फीयर ले लिया और उसका सेंटर वही है जो इस कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, व्हाट इट ना, ठीक, उसका जो सेंटर वही है जो इस देखो, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ, पॉइंट बी ये है। एक छोटा सा सेगमेंट हमने ले लिया, सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, बाहर की तरफ, और ई और डीएस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कितना एंगल बनाएंगे, पैरेलल है, 0 डिग्री, एक ही डायरेक्शन में। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to the small segment of Gaussian surface. Electric flux associated to the small segment of Gaussian surface. So d phi E equals E dot ds, ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो d phi E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इंटू ds। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका था, छोटे से सेगमेंट dx का। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे गॉसियन सरफेस का निकालेंगे। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू होल गॉसियन स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस, ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू होल गॉसियन स्फेरिकल। सो फाई ई इक्वल्स, जो कांस्टेंट है वो बाहर रख लो, और ये बताया था ना होल सरफेस इंटीग्रल, और रेडियस सेंटर से मतलब आर है, तो गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट पी कहीं पे भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा, तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। बट फॉर अ स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, फॉर ए स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, ये ds बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पाई ई बराबर ई ds, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds क्या हो जाएगा, 4 पाई आर, तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी, देन फाई ई इक्वल्स ई इंटू 4 पाई, इक्वेशन फर्स्ट। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का हमारे पास कोई एक और तरीका है, हाँ है, सीधे से गॉस थ्योरम लगाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू द गॉसियन सरफेस आर एनी क्लोज सरफेस,
is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface. Now according to Gauss theorem, phi E equals Q by epsilon naught. So on comparing 1 and 2 we get, क्या मिला हमें? On comparing 1 and 2 we get, इसको हम यहां लिख देते हैं क्या, E into 4 pi r square equals Q by epsilon naught, और E equals 1 by Q upon 1 by 4 pi epsilon naught Q upon, ये फॉर्मूला किसका आया? प्रैक्टिकली जब हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहाँ चला आता है? सरफेस पर थ्योरेटिकली ये चार्ज कहाँ रखा है? क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा चार्ज पॉइंट O पर रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कौन सा फॉर्मूला आ गया? पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q, ये केप्ट O पर। बात समझ आई ना? इसीलिए हमने जो चार्ज प्लस Q स्फीयर को दिया था उसको कहाँ रख दिया? सेंटर। लेकिन थ्योरेटिकली हमने प्लस Q सेंटर पर रखा, बट प्रैक्टिकली ये चार्ज कहाँ आएगा? इसीलिए जो ये वायर्स होते हैं ना बिजली के, इनमें इंसुलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि चार्ज कहाँ बहता है? सरफेस पर। तभी इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग और कपड़े की कोटिंग या कुछ और या ऐसे मतलब इंसुलेशन किया जाता है। बात समझ आई ना? बात समझ आई ना? ठीक है? नहीं समझ आई कि ये काहे की तरह फॉर्मूला आ गया? जैसे ये फॉर्मूला आया कि ये पॉइंट चार्ज, जैसे फॉर्मूला किस तरह का आ गया? पॉइंट चार्ज है। अब इफ surface charge density of conducting sphere conductor is sigma, then sigma equals Q upon 4 pi capital R square। क्योंकि चार्ज इस स्फीयर पर है तो इसका सरफेस लिखेंगे, तो Q की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो E का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई। सो E की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला ये भी आ गया, एक फॉर्मूला ये भी आ गया। ठीक है? बात समझ आई ना? अच्छा, अब अगर पॉइंट इज लाइंग ऑन द सरफेस, केस 2, अब क्या है? केस 2 देखो, केस 2 means electric field at any point on the charged conducting sphere, charged conducting sphere means small r equals capital R। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है ना? और Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई। तो E की वैल्यू क्या है? जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन। इस केस में जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, जैसे ये है प्लस Q, ये प्लस Q, तो इसमें जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो क्या होगा? वो जो होगा वो इस स्फीयर से बस थोड़ा सा बड़ा होगा।
थोड़ा सा, मीन्स R इज इक्वल टू R, बस R क्या होगा, इस कैपिटल R से थोड़ा सा ही बड़ा होगा। निकालिए, क्यों, सरफेस के बहुत पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉर्मल रहता है और यूनिफॉर्म रहता है, जैसे दूर बढ़ेंगे तो कम हो जाए, लेकिन जब बहुत पास है ऐसे निकालने की। अब केस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड। यस, केस 3, electric field at any point inside the charged conducting sphere. Electric field at any point inside the charged conducting sphere. मानो ये charged conducting means thin hollow sphere, thin spherical shape। मतलब ये कैसा है, चार्ज, हाँ, अगर ये मोटा होगा तो थोड़ी चीजें चेंज होंगी। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेप, चार्ज कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेप। Got it now? तो ये हमने क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज कहां पर है, ये प्लस क्यू चार्ज कहां पर है, सरफेस पर है, ये प्लस क्यू चार्ज कहां पर है, सरफेस पर है, और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। और मानो हमें क्या है, ये स्मॉल आर पे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और अब की बार आर क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर, जो थिन स्फेरिकल सेल है उसके अंदर, उसके अंदर, ठीक है। गॉस थ्योरम ले लो, वो गॉसियन सरफेस ले लो, गॉसियन सरफेस ले लिया हमने, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, छोटा सा सेगमेंट ले लिया, एरिया वेक्टर बाहर होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to Gaussian surface, तो क्या आ जाएगा, phi E equals E dot ds, सरफेस इंटीग्रल, ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो phi E equals E surface integral of ds, और phi E equals E into 4 pi, equation first। अब but we know that charge given to a conductor lies on its surface, हाँ, जो चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर है वो कहाँ रहता है, इसके सरफेस पे। नो चार्ज इनसाइड इट, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। तो फिर अकॉर्डिंग टू, अब हम यहां लिख दें, अकॉर्डिंग टू Gauss theorem, according to Gauss theorem, phi E equals charge enclosed by Gaussian surface, charge enclosed by Gaussian surface upon epsilon naught, upon epsilon naught, charge enclosed by Gaussian surface upon epsilon naught, but inside the surface, inside Gaussian surface, inside Gaussian surface, q की वैल्यू, so phi E equals 0, phi E equals 0, therefore according to equation number first, E into 4 pi r square
क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एरिया गॉसियन सरफेस का है। therefore E equals means inside a charged conductor electric field is zero. Inside a charged conductor electric field is zero. Got it? This is the application, first application of Gauss theorem. Now in the next class, for linear charge distribution and superficial charge distribution.